स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों का पीटी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोगों आपको एनसीईआरटी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे, रिपोर्ट्स और सर्वे, अदर रिपोर्ट्स और सर्वेज, 1 ईयर करंट अफेयर्स, सी सेट के अंदर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, और इसके साथ साथ जितना भी पोर्शन आप लोगों को पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारा करवाएंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाएंगे, जो कि पूरा 100 टेस्ट आपको अवेलेबल करवाकर पीटी के सक्सेस को श्योर करवाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस पीटी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करे, व्हाट्सअप करे, या फिर वो किसी भी तरीके से हमसे कांटेक्ट करे, हम अपने आप इन्फॉर्मेशन बाकी प्रोवाइड कर देंगे। आओ अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, भारत जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है उससे पहले भी जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने लगातार एक सपना ज़रूर देखा होगा कि भारत एक विश्व गुरु बनेगा, विश्व इतिहास मतलब विश्व के अंदर एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। इसी तरीके से 70 साल हो चुके हैं और आज के दिन भी अगर आप देखेंगे तो भारत एक राष्ट्र के रूप में उभर कर मजबूत होता हुआ सामने आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, और लगभग जितने भी भारत के प्रधानमंत्री और देशभक्त और जिस तरीके से आगे बढ़े हैं, सबने एक ही सपना देखा कि भारत एक राष्ट्र विश्व गुरु बन के उभरे, विश्व शक्ति बनकर उभरे, और ये विश्व शक्ति इतनी ताकतवर हो कि दुनिया के अंदर इसके सामने कोई भी शक्ति मौजूद ना हो, या सबसे ज़्यादा ताकतवर। लेकिन भारत एक ऐसी विश्व शक्ति बने जो दुनिया में शांति स्थापित करे, दुनिया को दिशा दिखाए, ना कि दुनिया की चटनी बनाए जैसे चीन कर रहा है। तो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में यही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, या भारत जो है वो विश्व गुरु अगर बनने की कोशिश कर रहा है या सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, तो क्या वो दुनिया को पसंद होगा? क्यों? अगर होगा तो कैसे होगा और क्यों, या फिर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? ये सिचुएशन आप यहाँ पर देखिए। अगर आप नॉर्मल सिचुएशन की फॉर्मेट में देखते हैं दोस्तों, ये भारत है और भारत की सबसे बड़ी लोकेशन जो है वो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अगर आप इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखते हैं तो दुनिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशंस में यहाँ पर ये है, क्योंकि यहाँ पर जिस भी शक्ति का रूल होगा वो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे इस ट्रेड को, यहाँ जो भी शक्ति होगी वो इस रास्ते से होने वाले व्यापार इसके बिल्कुल नाक के नीचे से हो रहा है। ऑयल ट्रेड जितना भी हो रहा है वो सब सारे का सारा इधर से ही होकर जाएगा। इसी तरीके से अगर अफ्रीका ने इधर जाना है, या इधर वाले देशों ने अफ्रीका जाना है, या फिर लैंड रूट के थ्रू चीन को इधर जाना है, या फिर अमेरिका को या किसी भी दूसरी शक्ति को सेंट्रल एशिया जाना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये लोकेशन किसी समय पर जब पाकिस्तान था तो भी भारत की बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, और जब पाकिस्तान अलग हो चुका है भारत से तो भी अगर आप देखेंगे कि यदि इस पूरे हिस्से पर जिस शक्ति का कब्जा होगा वो वहाँ इस पोजीशन से पूरे के पूरे सेंट्रल एशिया, चाइना और ईरान तक की पोजीशन के ऊपर डोमिनेशन बनाए रख सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ इस समय पर अगर आप देखेंगे तो वेरियस एथनिसिटीज़ हैं, बहुत सारी एथनिसिटीज़ हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं। और अगर आप लिंग्विस्टिक कंपोजिशन जो 2001 का है उसमें भी देखेंगे तो हिंदी जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो ज़्यादा नहीं तो लगभग 41% लोग ही बोलते हैं। उसके बाद 8%, 7%, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड रेस्ट ऑफ द अदर लैंग्वेजेस जो है वो 14.4%। शॉर्ट में समझने वाली बात है कि हिंदी को छोड़कर जो कि नॉर्थ इंडिया में बोली जा रही है, पूरे भारत में कोई भी एक ऐसी भाषा नहीं है जो डोमिनेट कर सके। इसी तरीके से अगर एथनिसिटीज़ देखेंगे तो दुनिया की लगभग सारी की सारी सिटीज़ जो हैं, जो प्रजातियां हैं वो भारत में होगी। बड़ी से बड़े जो रिलीजन्स हैं दुनिया के वो भारत में हैं और सिग्निफिकेंट नंबर में हैं। अगर यहाँ पर कास्ट्स देखेंगे, क्लैंस देखेंगे तो वो भी अल्टीमेट लेवल पर बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में और संख्या पे हैं। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों अगर आप लोग देखते हैं कि एथनिसिटीज़, रिलीजन्स, कास्ट, क्लैंस और सब चीज़ें भारत में इतनी ज़बरदस्त लेवल पर हैं, तो क्या भारत सुपर पावर बना? और हिस्ट्री क्या कहती है? तो आज मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से शुरू करूंगा कि हिस्ट्री क्या कह रही है और उसके आगे किस तरीके से। अगर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले देख लीजिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन की फॉर्मेट में इंडिया एक ऐसी पोजीशन पर मौजूद है जो
सी रूट और लैंड रूट दोनों के अंदर सुपर पोजीशन पर है, चाहे वो एंशिएंट पीरियड का उठाकर देख लीजिएगा और चाहे वो आप मॉडर्न पीरियड का उठाकर देख लीजिएगा। मॉडर्न पीरियड में भी सारे के सारे सबसे ज्यादा सिग्नल्स या सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट जो हैं वो इंडिया के साथ हैं, और इंडिया जो के अंदर सारे के सारे कैंप्स वगैरह जो पोर्ट्स वगैरह हैं वहीं से सारा ट्रेड हो रहा है। और अगर आप सेंट्रल एशिया से भी ग्रीन लाइंस को देखेंगे तो बहुत अच्छे लेवल पर ट्रेड रूट यहां से डेवलप हो सकते हैं, थे या आज के दिन भी मौजूद हैं। ऐसी सिचुएशन अब यहां अगर आप देखते हैं तो किसी समय पर एंशिएंट पीरियड में यहां पर मौर्यन एम्पायर था, एंशिएंट जो प्राचीन काल था उसमें मौर्यन एम्पायर था, उसी का सेकंड फेज यहां पर आ गया गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर के बाद यहां पर हर्षा और चालुक्य एम्पायर, और इसी तरीके से अगर आप यहां देखेंगे तो मुगल एम्पायर। ये मोटे मोटे तौर पर बड़े तौर पर यहां मेन साम्राज्य मेन एम्पायर थे जिन्होंने भारत को यूनिफाई किया। लेकिन यूनाइटेड इंडिया के अंदर क्या ये सारी शक्तियां पहले से इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि जहां जिस एरिया पर रूल किया और वो बहुत बड़े लेवल पर डोमिनेटिंग था? तो आंसर है नहीं। असलियत में यहां पर किंग यानी राजा हुआ करता था, यहां किंग यानी राजा हुआ करते थे, लेकिन वो बाकी सारे के सारे क्लैंस और एथनिसिटीज और कास्ट्स को सिर्फ और सिर्फ समायोजित करते थे, सिर्फ और सिर्फ उनके बीच में कोऑर्डिनेट करते थे, इसके अलावा कुछ नहीं होता था। या फिर यूं कहें उनके साथ सिर्फ एडजस्ट करते थे। उनकी एडजस्ट करने की वजह से ही अगर आप देखें आम आदमी कभी भी राजा से डायरेक्ट नहीं जुड़ता था, आम आदमी कभी भी राजा से डायरेक्ट नहीं जुड़ता था, बल्कि आम आदमी का राजा के साथ केवल और केवल इतना संबंध होता था कि नाम जानता है। राजा का आम जनता से बहुत ज्यादा डायरेक्ट लिंक नहीं होता था, बल्कि उस जनता का अपने गांव के सरपंच या फिर अपने मुखिया जो उस जाति का होता था उससे ज्यादा संबंध होता था, उससे ज्यादा लेना देना होता था कंपैरेटिवली इन लोगों के जो राजा और सम्राट होते थे। ऐसे में एंशिएंट पीरियड का अगला स्टेप अगर आप देखें तो आज के दिन दुनिया जो है वो मॉडर्न एज में एंटर कर चुकी है, और उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर हर मामले में दुनिया आगे बढ़ रही है। ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, और इस ग्लोबलाइजेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो रेस फॉर सुपर पावर्स चल रही है, रेस फॉर सुपर पावर चल रही है कि इस दुनिया में कौन जो होगा वो सुपर पावर होगा, उसकी दौड़ चल रही है। ऐसी इस दौड़ को अगर आप देखें तो एक समय ऐसा था जब ब्रिटेन और फ्रांस जो थे वो इस दुनिया की पॉलिटिक्स को डिसाइड करते थे, यानी वो सुपर पावर थे। उसके बाद अमेरिका और यूएसएसआर आ गए जो कि आप दुनिया की पॉलिटिक्स को डिसाइड करते थे और वो सुपर पावर बन गए। उसके बाद कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन का भी राइज हुआ, जो आज के दिन दुनिया के मैटर्स को डिस्कस करने के लिए सुपर पावर की तरह बिहेव करता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर चाइना का राइज हुआ जो आज के दिन दुनिया की सुपर पावर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन असलियत में क्या इन सभी पावर्स के बीच में इंडिया एडजस्ट हो पा रहा है? और क्या ये सारी पावर्स चाहेंगी, क्या ये सारी पावर्स चाहेंगी कि इंडिया सुपर पावर बन जाए? भले ही इंडिया का पिछला रिकॉर्ड अच्छा रहा हो, और लगभग 1757 से लेकर अगर हम 1947 के बीच का टाइम पीरियड देखें तो हम ये देखते हैं कि इंडिया जो है वो ब्रिटेन की कॉलोनी है, और भारत से लूट कर ले जाए गए सारे सामान और पैसे से ब्रिटेन की धरती का विकास हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में वो पैसा जब भारत में रहा तो क्या भारत सुपर पावर बनेगा? ऐसी सिचुएशन को समझना जरूरी है, और यहीं से हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंडिया सुपर पावर बन सकता है, और क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये जितनी भी सुपर पावर्स पहले से बैठी हुई हैं ये सारी की सारी सुपर पावर्स चाहें कि इंडिया को सुपर पावर बनने दिया जाए या तरक्की करने दी जाए। तो सबसे पहले एक बात अच्छे तरीके से सोच लीजिए कि 1947 से लेकर और आज के दिन हम 2021 में हैं,
ये लगभग 70-71 साल का जो भी टाइम पीरियड है, जो भी आप अकाउंट कर लेंगे तो 70-75 साल का है, हम 72 बनाएंगे 75, तो 74-75 पीरियड ईयर्स का ये जो पूरे का पूरा टाइम पीरियड है, ये पूरा टाइम पीरियड असलियत में इंडिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन या स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट in India. This period saw the strongest state in India in whole of its history. अपने पूरे भारत के इतिहास में यहाँ पर भारत जो सरकार है, ये जो भारत सरकार है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट और इन इंडिया इन हिस्ट्री है। स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट इन इंडिया इन हिस्ट्री है। स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट इन इंडिया इन हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री यानी इतिहास के अंदर ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट है। सबसे ज्यादा ताकतवर देश भारत के अंदर, भारत सरकार या भारत के अंदर जो राज्य है, सरकार है, वो सबसे ज्यादा मजबूत सरकार है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपके सामने 3 प्रधानमंत्री ऐसे निकल कर आ रहे हैं जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग थे। उनके अंदर एक तो आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, जो एक्सेप्टेंस उनकी सबसे ज़्यादा थी और काफ़ी बड़ा सेक्शन हिंदुस्तान का उन्हें भर भर के वोट करता था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दूसरा नाम अगर आप देखते हैं तो इंदिरा गांधी, जिनके बारे में आप जो भी जैसे मर्जी कुछ भी कहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वो भारत का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट्स में से स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। और तीसरे पीएम मोदी। अब ऐसी सिचुएशन में इन तीनों के मामले में अगर हम मोटे तौर पर या खास तौर पर देखें तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मोदी, ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में अब कोई शक व शुबाब नहीं रह गया कि ये ताकतवर नहीं है, स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, मजबूती के साथ खड़े हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब यहां आप देखिए कि जब जब भारत में स्ट्रांग लीडरशिप आती है तो क्या ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये भारत को ग्रो करने देती हैं, क्या ये भारत को आगे बढ़ने देंगी? तो ऐसे में समझ लीजिए भारत ने बहुत लंबे टाइम तक एक कोल्ड, भाई जवाहरलाल नेहरू अगर आप देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर हमारे देश, इस दुनिया ने कोल्ड वॉर देखा। इंदिरा गांधी के टाइम पर भी अगर आप देखेंगे तो मेजर पोर्शन कोल्ड वॉर की फॉर्म में निकल गया। और तीसरी तरफ अगर आप पीएम मोदी को देखते हैं तो यहां पर वो फॉर्म है जब हम कोल्ड वॉर सेकंड के फेज में एंटर कर रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आप देखिए कि दो प्रधानमंत्री कोल्ड वॉर 1 को फेस कर चुके हैं, तीसरे प्रधानमंत्री कोल्ड वॉर 2 में फेस कर चुके हैं। तो ऐसे में क्या ये जो 2 कोल्ड वॉर लड़ने वाली 2 बड़ी शक्तियां थी, अमेरिका और यूएसएसआर, क्या इन दोनों ने कभी भारत को चैन की सांस लेने दी होगी? क्या इन दोनों ने भारत को इंपैक्ट क्रिएट नहीं करने दिया होगा? या अगर इन्होंने करने दिया तो किस तरीके से इन्होंने भारत की पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट किया, वो हम यहां पर देखेंगे। क्योंकि असलियत में अगर एक तरफ इंडिया खड़ा हुआ है, और एक तरफ अमेरिका खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ उस टाइम पर यूएसएसआर खड़ा हुआ था, तो दोनों के दोनों देश चाहेंगे कि इंडिया या तो अमेरिका के पाले में जाए या फिर यूएसएसआर के पाले में जाए। ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्ट तो ये कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन ऐसी एक सर्कमस्टेंसेस यानी परिस्थितियां मौजूद कर देंगे, सर्कमस्टेंसेस यानी परिस्थितियां विकसित कर देंगे जो कि इंडिया को मजबूर करे, प्रेशराइज करे और ये कहे कि आप अमेरिका की तरफ जाओ या यूएसएसआर की तरफ जाओ। और इन्हीं के लिए इनके पास अपने कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा हमेशा मौजूद रहते थे, जो हमेशा सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए होते थे। और यहीं से अगर भारत में, ये समझिए,
अगर भारत में कमजोर सरकार है तो इनके दबावों के सामने जल्दी झुक जाएगी, अगर भारत में मजबूत सरकार है तो इनके दबावों के सामने नहीं झुकेगी। और यहीं से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का इंटरफेरेंस भारत यानी इंडिया के अंदर शुरू होता है। यहीं से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का इंटरफेरेंस भारत के अंदर शुरू होता है। और यहां से आप समझिएगा कि कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भारत की राजनीति को अपने अपने हथकंडों से बर्बाद करने की तुली रहती है, और जो भी सरकार भारत में होती है उसको कमज़ोर करने पर तुली रहती है, और कभी नहीं चाहते कि भारत के अंदर एक मजबूत सरकार या मजबूत राज्य या मजबूत देश भारत बनकर उभरे। वो हमेशा भारत के अंदर, इंडिया के अंदर एक वीक गवर्नमेंट देखना चाहेंगे, एक अनस्टेबल गवर्नमेंट देखना चाहेंगे जो कभी भी गिर सकती हो, और एक डिपेंडेबल या डिपेंडेंट गवर्नमेंट देखना चाहेंगे जो खुद के पैरों पर ना चल रही हो बल्कि किसी ना किसी के सपोर्ट पर चल रही हो, और वो सपोर्ट जो है वो हमेशा हिलता रहे और सरकार जो है मजबूर सरकार दिखती रहे। यहाँ केवल 3 प्रधानमंत्री मोटे तौर पर आपको दिखाई देंगे, एक तो जवाहरलाल नेहरू, एक इंदिरा गांधी, और आज के दिन आपके ये जो प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी। ये चारों 3 के 3 ऐसे हैं जिनके अल्टीमेट लेवल पर इतनी स्ट्रांग गवर्नमेंट बनी है कि इनकी स्टेबिलिटी को किसी भी तरीके का कोई चैलेंज नहीं है, और स्टेबिलिटी को चैलेंज ना होने के साथ साथ असलियत में यही इतने मजबूत तरीके से उभरे हैं कि पूरी दुनिया को इनसे खतरा होना शुरू हो। अब इन्हें सेटल डाउन करने के लिए, अब इन्हें एडजस्ट करने, इन्हीं को कमजोर करने के लिए यहां पर जानबूझकर हथकंडे अपनाए जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू, पता था कि कांग्रेस गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, जवाहरलाल नेहरू को काउंटर करने के लिए यहां कहीं ना कहीं आप ये देखिए जानबूझकर एक कश्मीर का मुद्दा छोड़ दिया गया, और उसके साथ साथ चाइना से अटैक को देखा गया, और तीसरी तरफ से पाकिस्तान को उभार कर भारत के सामने खड़ा किए रखा गया, और जवाहरलाल नेहरू एक ट्रैप में फंसे रहे चीन, पाकिस्तान और कश्मीर के मामले में, और दुनिया इनको अपने आसपास घुमाती रही। विदेश नीति जवाहरलाल नेहरू की जवाहरलाल नेहरू 100 जगह बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी विदेश नीति जो है वो अक्सर इन 3 तिगड़मों में घिरी हुई थी। ये 3 जगहों पर जवाहरलाल नेहरू हमेशा घिरे हुए थे। अगर आप इन्हें देखेंगे तो आपको जवाहरलाल नेहरू के चारों तरफ घूमता हुआ एक मसला कश्मीर नज़र आएगा जो इंटरनेशनल इशू था, दूसरा मसला चाइना नज़र आएगा जो कि एक प्रेशर ग्रुप था, और तीसरा मसला एक पाकिस्तान नज़र आएगा जो कि असलियत में भारत का दुश्मन बनने के नाम पर बना। चाइना जो था वो यूएसएसआर का हथकंडा था, जिसकी वजह से यहाँ पर इसको यूएसएसआर या यूं कहीं रशिया का सपोर्ट था, इस पाकिस्तान को अमेरिका का सपोर्ट था, और यहाँ इसे यूनाइटेड नेशंस में इंडिया को घेरने के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए कश्मीर मुद्दा यहाँ छोड़ दिया गया। ये अमेरिका, खासकर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश ज़्यादा किसी के सगे नहीं होते थे। सोचकर देखिए, अगर आपको लगता है कि इन्होंने पाकिस्तान को मजबूत किया तो आप लोग हमेशा गलत फहमी में जी रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान को भी मजबूत नहीं रहने दिया। पाकिस्तान के अंदर जानबूझकर अफगानिस्तान के साथ का एक बहुत तगड़ा पंगे का बीज बो कर रहे, बहुत तगड़ा पंगे का बीज बो कर रहे कि जिसके वजह से पाकिस्तान डिस्टेबलाइज रहे। बलूचिस्तान का मुद्दा जो है वो पाकिस्तान के अंदर बीज बोए रखा ताकि कभी भी पाकिस्तान चूं चपड़ करे तो ये 2 दुखती रग पाकिस्तान को परेशान किए रखे, और पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के बताए हुए रास्ते पर चलता रहे। तो सोचकर देखिए, जवाहरलाल नेहरू को घेरने के लिए ये 3 प्लान बनाए गए, और असलियत में अगर इंदिरा गांधी को भी देखते हैं आप लोग तो इंदिरा गांधी स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर थी, बहुत स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर थी, और यही रीज़न था कि इन्हें घेरने के लिए
एक तरफ तो खालिस्तान का मुद्दा जो है वो डेवलप कर दिया गया कि आपको खालिस्तान दिखाया जाएगा या खालिस्तान का मुद्दा खड़ा कर दिया गया। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो है इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की जो पॉलिसी उस टाइम पर पूरी की पूरी दुनिया में चल रही थी, वो इंडिया के अंदर भी इस्लामिक रेडिकल ग्रुप्स जो हैं उनको जानबूझकर खड़ा किया गया जाकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डिमांड्स को एक्सेप्ट करवा सकें और पॉलिटिकल लीडरशिप के मामले में इंदिरा गांधी के ऊपर दबाव बनाया जा सके। तीसरा, इंदिरा गांधी के ऊपर जो दबाव हमेशा बना के रखने की कोशिश की गई वो कश्मीर मुद्दा यहाँ पर इनके लिए सबसे ज़्यादा टेंशन वाला था और हमेशा टेंशन वाला बना रहा। इस इस्लामिक रेडिकलाइजेशन से बचने के लिए ही इंदिरा गांधी ने कभी भी इज़राइल से सीधे रिलेशंस नहीं रखे, बल्कि जो फिलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर होते थे या प्रेसिडेंट होते थे उनके साथ रिलेशंस बनाने की या उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश की गई और यहाँ तक कि उन्होंने इंदिरा गांधी को अपनी बहन तक बताया था। इंदिरा गांधी को घेरने के लिए इन तीन चालों का इस्तेमाल किया गया। सोचकर देखिए, खालिस्तान मूवमेंट अपने पीक पर था। खालिस्तान मूवमेंट अपने पीक पर था। कब था पीक पर? खालिस्तान मूवमेंट अपने पीक पर था जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी सरकार गई या इंदिरा गांधी की डेथ होती है, खालिस्तान गायब, पूरे का पूरा खालिस्तान गायब। अब यहीं पर अगर आप पीएम मोदी को देखते हैं तो मोदी के मामले में सिचुएशंस बदली हुई हैं। यहां इन्होंने अपनी परिस्थितियों, अब इनको घेरने के लिए एक तरफ इशू क्या था? कश्मीर। दूसरी तरफ इशू क्या है? खालिस्तान। एक तरफ इशू था कश्मीर, दूसरी तरफ इशू था खालिस्तान और तीसरी तरफ इनके ऊपर आरोप था, वो अभी बाद में देखेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में यहां आप देखेंगे ये स्ट्रांग लीडरशिप हुए और इन्होंने कश्मीर को निपटा दिया। लेकिन जैसे ही इन्होंने कश्मीर को निपटाया, एकदम से आपके सामने मामला खड़ा हुआ कि भाई एकदम से जो खालिस्तान इंदिरा गांधी के टाइम पर ख़त्म हो गया था, वो खालिस्तान एकदम से उठ खड़ा होता है इस फॉर्म में। ये सबसे कश्मीर मामले को निपटाना आपकी सरकार का सबसे बड़ा अचीवमेंट था और खालिस्तान को ख़त्म करना आपकी सरकार के बस की बात नहीं है। और यही रीज़न है कि खालिस्तान, और सबसे बड़ी बात ये कि खालिस्तान के जो बेस हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं। इस खालिस्तान को अगर आप देखते हैं तो खालिस्तान का जो नॉर्मल बेस आपको मिलेगा, एक तो वो मिलेगा ब्रिटेन लंदन के अंदर, सोचने वाली बात है, और दूसरे मिलेंगे कनाडा में, जो दावा करते फिरते हैं कि वो भारत के समर्थक हैं। हाँ, एक तरफ वो भारत के समर्थक हैं, लेकिन भारत से बार्गेन चिप जो है, यानी भारत की दुखती रग जो है, उन्होंने अपने घर में पाल रखी है कि जैसे ही भारत सरकार जो है वो उनकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगी, खालिस्तान के मुद्दे को भारत में भड़का दिया जाएगा और ट्रैक्टर दिल्ली के लाल किले पर चढ़ा दिए जाएंगे। ये किसानों का काम थोड़ा ना था। जो लाल किले पर ट्रैक्टर चढ़ाए गए, इनमें से एक भी किसान नहीं थे, सारे के सारे खालिस्तानी थे, सारे के सारे खुलकर खालिस्तानी थे। कुछ हुड़दंगी थे लेकिन खालिस्तानी थे। और यही कारण है कि आपके तीनों प्रधानमंत्रियों को घेर कर रखा गया। अब सवाल ये आता है, इनके टूल्स क्या क्या हैं? एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रशिया, तो इनके टूल्स क्या क्या हैं जो भारत की विदेश नीति के मामले में पूरी ताकत से झोंके रखते हैं? तो एक बात समझ लीजिए, दोनों के दोनों दुनिया पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक अगर अमेरिका है तो उसके पास जापान, चाइना, पाकिस्तान, इजराइल, वेस्टर्न यूरोप और यूएसए है। तो यहाँ पर यूएसए के अगेंस्ट में क्यूबा, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, अफ्रीका, गल्फ, सीरिया, अफगानिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम और चाइना है, जिसके दम पे वो अमेरिका को घेरता है। दोनों की दोनों शक्तियां जब लड़ रही हैं तो यहां आपको दिखाई देगा कि कहीं पर भी इंडिया नहीं है, क्योंकि इंडिया तो शुरू से नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम इंडिया की क्या है? स्ट्रेटेजिक लोकेशन।
स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और बिना इंडिया के ऊपर दबदबा बनाए, बिना इंडिया को साथ लिए ये एक दूसरे को हरा नहीं सकते। और ये भी पता है इंडिया जोन सी पावर के साथ खड़ा होगा वही पावर मजबूत होगी और दूसरी अपने आप कमजोर हो जाएगी। और यही कारण है कि इंडिया के अंदर ये दोनों के दोनों अपनी राजनीति लगातार करते रहते थे। अब सवाल ये है, ये राजनीति या तो वो खुल के करें, ये इनके ग्रुप्स हैं, ग्रुप के मेंबर्स, मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है वो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे आगे देखते हैं तो ये बिजनेसमैन हैं, इनको देखेंगे। अब यहां अगर आप देखते हैं तो यहां पर आप इनके टूल्स देखेंगे, टूल्स ऑफ दीज पावर्स। तो अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज को देखेंगे, यदि आप वेस्टर्न पावर्स को देखते हैं तो वेस्टर्न पावर्स के टूल्स क्या हैं? सेक्युलरिज्म सबसे बड़ा टूल है, ह्यूमन राइट्स सबसे बड़ा टूल है, उसके बाद इक्वालिटी फॉर ऑल सबसे बड़ा टूल है, सोशलिज्म ये यूएसएसआर का टूल है। तो इस तरीके से अगर बात करते हैं अमेरिका की, तो वो भारत को सोशलिज्म के ऊपर, सेक्युलरिज्म पे सबसे ज़्यादा घेरने की कोशिश करता है, ह्यूमन राइट्स के मामले में सबसे ज़्यादा घेरने की कोशिश करता है। और वो आए दिन आपको रिपोर्ट दिखाता है कि इंडिया का डेमोक्रेसी के मामले में कौन सा नंबर है, इंडिया का राइट्स के नाम पर कौन सा नंबर है, ह्यूमन राइट्स के नाम पर कौन सा नंबर है, उसके बाद सेक्युलरिज्म के नाम पर इंडिया का कौन सा नंबर है, सेक्युलरिज्म के नाम पर कौन सा नंबर है, फ्रीडम के नाम पर कौन सा नंबर है, प्रेस के नाम पर कौन सा नंबर है। और ऐसे ऐसे डरावने नंबर इंडिया को दिखाए जाते हैं, इंडिया को ऐसे ऐसे डरावने नंबर दिखाए जाते हैं कि, और ये कहा जाता है कि लोकतंत्र से लेकर ह्यूमन इश्यूज़ की सारी हत्या भारत में हो गई है। दूसरी तरफ अगर आप यूएसएसआर को देखते हैं, यूएसएसआर जो पहले यूएसएसआर होता था और आज के दिन चाइना या आज के दिन जो है वो रशिया है, इनके पास एक टूल है इक्वालिटी। और ये खुल के कहते हैं कि असलियत में हम तो बराबरी के सिद्धांत को मानते हैं और हमारी है इक्वालिटी। और जब ये इक्वालिटी की बात कर रहे होते हैं तो इक्वालिटी के साथ साथ ही अपना सोशलिज्म का तड़का लगा देते हैं। और जैसे ही ये सोशलिज्म का तड़का लगाते हैं, यहाँ पर इक्वालिटी फॉर ऑल में कहा जाता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। और जैसे ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कहा जाता है कि सबको काम मिलेगा, सबके पास रोटी होगी, कोई भूखा नहीं सोएगा, किसी को समस्या नहीं होगी, हर चीज़ परफेक्ट होगी, ऐसे ऐसे जब नारे लगाए जाते हैं तो आम जनता या गरीब आदमी इनके पास आता है और यहाँ पर इनको एक दूसरा तरीका मिल जाता है प्रोटेस्ट का और स्ट्राइक का। तो असलियत में ये इन दोनों कंट्रीज के टूल्स हैं, जो हथियार हैं, जो भारत के अंदर खेले जाते हैं इनके द्वारा। अमेरिका के पास सबसे बड़ा तरीका क्या है? कैपिटलिज्म। वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज को या इंडिया के कैपिटलिस्टों को, अडानी अंबानी जैसे नेताओं को, लोगों को ज़बरदस्ती दबाव डलवाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सरकार के ऊपर दबाव डालिए कि मार्केट खोले, फ्री मार्केट हो, ये हो वो हो। और साथ में क्योंकि पैसे के नाम पर खुल के बोलेंगे तो कैपिटलिस्ट संख्या में कमज़ोर होते हैं, वोट तो उनको आम जनता से मिलता है, तो आम जनता को भड़काया जाता है ह्यूमन राइट्स के नाम पर कि भाई ह्यूमन राइट्स की हत्या हो रही है। आम जनता को भड़काया जाता है डेमोक्रेसी के नाम पर, आम जनता को भड़काया जाता है फ्रीडम के नाम पर, आम जनता को भड़काया जाता है सेक्युलरिज्म के नाम पर। आम जनता को सेक्युलरिज्म के नाम पर ये लोग भड़काते हैं कि आप सेक्युलर होने चाहिए। यहां क्या करवाते हैं ये लोग? सीधा सीधा करवाएंगे प्रोटेस्ट कि आम आदमी खड़े हो जाओ और भारत सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करो, स्ट्राइक करो, हड़ताल करो, भारत बंद करो, स्ट्राइक करो, हड़ताल करो, लॉकडाउन करो, ऑल इंडिया स्ट्राइक करो, ऑल इंडिया स्ट्राइक करो। और इस तरीके से सिचुएशंस को बढ़ाते चले जाओ, सरकार के सर में दर्द। तभी आप देखोगे जो बैंक यूनियन वाले हैं, जो रेलवेज वाले हैं और भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लगातार स्ट्राइक करती हैं, चक्का जाम, सब कुछ बंद। और फिर ये लोग भारत सरकार पर दबाव बनाते हैं कि आप लोग इक्वालिटी को आगे बढ़ाओ। ये कहते हैं आप फ्रीडम, सेक्युलरिज्म और ह्यूमन राइट्स को आगे बढ़ाओ। शॉर्ट में इनको बहाना मिल जाता है कि भारत की राजनीति में दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी, दे यूज टू गेट
an opportunity, they used to get an opportunity to interfere in internal matters of Indian politics या इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडिया, यानी इस वजह से उन्हें भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करने का एक मौका मिल जाता है। और जब इन्हें भारत में के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करने का मौका मिल जाता है तो यहाँ से ये भारत से इंडियन गवर्नमेंट से बात करते हैं और अपने इश्यूज़ को मनवाने के लिए बार्गेन करते हैं। बार्गेन करते हैं मतलब लेन देन करते हैं, या फिर यूं कहें कि एक तरीके से बार्गेन करना आप समझ सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ये हड़ताल आप देख सकते हैं, आप लगातार ये सारे का सारा किसान आंदोलन, ये भी किसान आंदोलन, CAA प्रोटेस्ट, कुछ मामला ही नहीं था फिर भी CAA प्रोटेस्ट है, जहां देखोगे आपको हड़ताल के अलग अलग तरीके नज़र आ जाएंगे। इसी तरीके से हड़ताल के अलग अलग तरीके जो हैं वो वायलेंट दंगों की फॉर्म में भी नज़र आ जाएंगे, ताकि दंगों के दंगे जान के करवाए जाएं। उसके अंदर जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं वो परेशान हो, वो ह्यूमन राइट्स वालों को बोलने का मौका मिल जाए। छोटी से छोटी बात को जानबूझकर बड़ा करके दिखाना, और बड़ा हो भी जाए तो उसको इस तरीके से दिखाना कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही माइनॉरिटी का ये हाल है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटी का ये हाल है। और उसके बाद इस तरीके की आगजनी और रोते बिलखतों की तस्वीरें, और साथ में स्ट्राइक, हड़ताल, स्ट्राइक, पंजाब नेशनल बैंक यूनियन ऑन स्ट्राइक डे 116, चारों तरफ से हर चीज़ का स्ट्राइक ही स्ट्राइक, और लगातार इस हद तक स्ट्राइक के कुछ कहने की हद नहीं। और जैसे ही स्ट्राइक की जाए, इन स्ट्राइक्स, इन दंगों, इन प्रोटेस्ट की खबरें फिर इस मीडिया में छापी जाएं। खासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो मीडिया है, वॉशिंगटन पोस्ट जानबूझकर ऐसी ऐसी खबरें निकाल रहा होता है कि भारत के अंदर तो सब कुछ बर्बाद हो गया है जी। और यही वॉशिंगटन पोस्ट से अगर पूछा जाए कि तूने भैया अपने यहाँ जो ब्लैक लाइव्स मैटर्स है उनकी बात तुमने कितनी करी, तो पता लगता है उसके अंदर कुछ खास नहीं। यहाँ पर ये लोग जो हैं वो क्या नाम, वो ब्लैक क्या नाम है, वो कौन सी सिंगर थी, सिंगर से लेकर ये सब अभी जो मामले गिरफ्तारी वगैरह हुई हैं, ये सब के सब वहाँ पर आकर खड़े होकर शोर मचाना शुरू कर देते हैं, ट्वीट से हड़कंप मचने शुरू हो जाते हैं। और जब ये इंटरनेशनल मामला बन जाता है और ट्वीट से हड़कंप मचने शुरू हो जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ से भारत सरकार की छवि खराब होती है। अब टार्निश द इमेज ऑफ इंडिया क्या होता है? टार्निश द इमेज ऑफ इंडिया, टार्निश द इमेज ऑफ इंडिया। अब जैसे ही इमेज इंडिया की ख़राब होती है, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अब इंडिया को कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, आलोचना झेलनी पड़ती है। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि वहाँ के जब लोकल्स जो हैं वो एंटी इंडिया होना शुरू हो जाते हैं, जब वहाँ के लोकल्स एंटी इंडिया होना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं, फॉरेन गवर्नमेंट्स जो हैं, उनको एक एक्सक्यूज़ होता है भारत की सरकार से। एक्सक्यूज़, गवर्नमेंट यूज टू गेट एक्सक्यूज़ टू टॉक अबाउट इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडिया, टॉक अबाउट इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडिया, इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडिया। जैसे अगर आप देखेंगे अभी कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने फार्मर्स प्रोटेस्ट ऑफ इंडिया के ऊपर डिस्कशन किया, तो मेरा तो हालांकि इस मामले में ये है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने फार्मर्स प्रोटेस्ट ऑफ इंडिया पे जो डिस्कशन किया, मैं उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन मैं भारत की पार्लियामेंट को भी ये कहूँगा कि स्कॉटलैंड के मामले में या दूसरे बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो कि ब्रिटेन के अंदर भी मौजूद हैं, और ऐसे में उनके ऊपर भी तो डिस्कशन किया जाना चाहिए। स्कॉटलैंड के साथ साथ मतलब ब्रिटेन के अंदर जो माइनॉरिटी प्रोटेस्ट होते हैं और एंटी माइनॉरिटी एक्टिविटीज़ होती हैं, या आउटसाइडर्स ऑफ ब्रिटेन हैं, उनके ऊपर जो एट्रोसिटीज़ होती हैं, उनके ऊपर भी तो इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन पार्लियामेंट को डिस्कशन करना चाहिए। वो ये लोग नहीं मानेंगे,
क्यों? क्योंकि नहीं वो हमारा इंटरनल मैटर है और ये इंडिया का इंटरनल मैटर नहीं है। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है। और उसके बाद अमेरिका जैसे देश जो हैं वो लगातार अपने आप को आगे बढ़ाएंगे आरटीसी, आरटीपी, राइट टू प्रोटेक्ट जैसे बिल्स के थ्रू, और जानबूझकर इंटरफियर करने की कोशिश करेंगे। मामला फिर कश्मीर से जोड़कर देखा जाएगा और फिर उसके बाद कहा जाएगा कि इंडिया कश्मीर के अंदर इंटरफेरेंस कर रहा है हर जगह पर, और इसकी वजह से क्या होगा, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट्स को और ज़्यादा भड़काया जाएगा। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट्स को और ज़्यादा भड़का कर क्या होगा, जैसे ही एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट्स को और ज़्यादा भड़काया जाएगा, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट्स को जितना ज़्यादा भड़काया जाएगा उतना ज़्यादा डिस्टेबलाइज द गवर्नमेंट, और जितना ज़्यादा डिस्टेबलाइज होगी गवर्नमेंट उतना ज़्यादा बार्गेन विद इंडियन गवर्नमेंट, बार्गेन विद इंडियन गवर्नमेंट, और जितना ज़्यादा आप इंडियन गवर्नमेंट से बार्गेन करेंगे, जितना ज़्यादा आप इंडियन गवर्नमेंट से बार्गेन करेंगे उतना फ़ायदा होगा और इंडियन गवर्नमेंट उतनी जल्दी झुक जाएगी। और कभी भी, और यही रीज़न है कि इंडिया को कभी भी ये देश सुपर पावर नहीं बनने देंगे, और जितने भारत के अंदर जयचंद बैठे हुए हैं उनको भड़काए रखेंगे ज़रा ज़रा से मामलों में डिस्टेबलाइज करने के लिए बड़े बड़े प्रोटेस्ट, और जानबूझकर एक ऐसे प्रोटेस्ट। और मज़े की बात ये, नेचर ऑफ प्रोटेस्ट अगर देखा जाए, मैं इस चीज़ के बारे में बार बार आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि नेचर ऑफ प्रोटेस्ट क्या होता है। नेचर ऑफ प्रोटेस्ट ये होता है कि असलियत में जो डिमांड रखी जाती है वो नॉट एक्सेप्टेबल टाइप की डिमांड रखी जाएगी। नो नेगोशिएशन टाइप की पॉलिसी, नो नेगोशिएशन टाइप की पॉलिसी होती है। किसी तरीके का कोई नेगोशिएशन नहीं होता। अब नॉट एक्सेप्टेबल होता है, यानी कोई एक्सेप्टेबल नहीं होता, कोई नेगोशिएशन वाली पॉलिसी नहीं होती, यानी उसके अंदर किसी भी तरीके का नेगोशिएट नहीं किया जाता। अब एक्सेप्टेबल नहीं है डिमांड और नेगोशिएशन नहीं कर रहे आप, उसके बाद सिर्फ क्या, टू क्रिएट to create pressure over the government, or to create humiliation for government, भाई गवर्नमेंट के सामने अगर आप देखेंगे CAA का मामला, तो मैं इसमें बार बार कहता हूं CAA के मामले में क्या किया गया, जो भी CAA के मामले को चलाने वाले प्रोटेस्टर्स के टेस्ट ऑर्गेनाइजर से वो सारे के सारे पीछे खड़े हुए थे, वो सारे के सारे बिहाइंड द कर्टेन होते थे, बिहाइंड द सीन होते थे। और जो बिहाइंड द सीन होते थे यानी सामने कोई भी नहीं आया। सामने लीडरशिप के मामले में ये दोनों के दोनों कौन से हैं, लीडरलेस होते थे और लीडरलेस में बिठा दिया चार दादियों को, बिल्किस बानो टाइप में चार दादियां बिठा दी गई, और ये चारों की चारों दादियों को नेगोशिएशन की टेबल पे बिठाने का मतलब बेवकूफ़ी, पता था नहीं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से लेकर सिचुएशंस के मामले में कहीं पर सब कुछ ज़ीरो। लेकिन हाँ, बेस्ट इमोशंस ये डेवलप कर सकती थी, और सीधी सी बात ये है कि ये बेस्ट विक्टिम कार्ड हो सकती थी कि बड़ी दादी की बात नहीं मानी। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ले जाकर आप उस आंदोलन को छोड़ देते हो। उस आंदोलन को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ले जाकर छोड़ देते हो, और जैसे ही उस आंदोलन को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ले जाया जाता है, प्रेशर करा जाएगा गवर्नमेंट को, और इरिटेशन क्रिएट की जाएगी, इरिटेशन इन मेजॉरिटी कम्युनिटी। और उस मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर जैसे ही इरिटेशन होगी और स्प्रेड द प्रोटेस्ट्स ऑल ओवर इंडिया। अब प्रोटेस्ट को जैसे ही स्प्रेड करोगे, प्रोटेस्ट जैसे ही स्प्रेड होगा और गलियों के अंदर
बैठ बैठ के गलियों को, मेन मेन रोड्स को सबको रोक दोगे, सब कुछ ब्लॉक करोगे, तो इरिटेटिंग मेजॉरिटी जो है उसमें और माइनॉरिटी में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। और इस कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होगा, इस मतभेद का मतलब क्या होगा, रायट्स की फॉर्म में दिखाई देगा। और ये जो रायट्स हैं, एक तरफ तो ह्यूमन राइट्स वालों की अब मां मरेगी। यहां तब तक कोई ह्यूमन राइट्स वालों की मां नहीं मर रही थी जब वो लोग मतलब 2-2, 4-4, 10-10 घंटे जाम में लोगों को फंसा रहे थे और प्रोटेस्ट को बेफालतू के मामले में आगे बढ़ा रहे होते थे। लेकिन अब यहां शोर मचेगा, क्यों? क्योंकि अब मुद्दा है ना, उस मामले को जानबूझकर राइट्स तक लेके जाओ, अब ह्यूमन राइट्स वाले बोलेंगे। और कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म टू इंडियन गवर्नमेंट, क्रिटिसिज्म टू इंडियन गवर्नमेंट, यानी बात शुरू करो कि वापस लो। उन्हें पता वापस होगा नहीं, इरिटेट करो। अब इरिटेट होंगे तो क्या होगा, जैसे ही इरिटेट होगा, जैसे ही कॉमन मासेस इरिटेट होंगे, नतीजा क्या होगा तुम्हारे सामने है, राइट्स, राइट्स के बाद ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स के बाद पूरी दुनिया, इंडिया में राइट्स हो गए हैं। और जैसे ही कहा जाएगा इंडिया में राइट्स हो गए हैं, मामला खत्म। फिर तो उसके बाद तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो लीपापोती करेगी, सफाई करेगी और सब चीज़ें। नतीजा उसका मतलब ये है कि असलियत में ये जो विदेशी शक्तियां हैं, मैं यूं नहीं कह रहा सारा मामला ही विदेशी शक्तियों का है, लेकिन जिस तरीके से प्रोटेस्ट को कंडक्ट किया जाता है और बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और प्रोटेस्ट को उस एंड तक लेकर जाया जाता है जहां से देश को नुकसान ही नुकसान है, असलियत में ये एक तरीका होता है आपकी स्टेबल गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने का। और जितने ज़्यादा कामयाब तरीके से, जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से आप किसी भी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर दोगे, किसी भी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर दोगे, वीक गवर्नमेंट इंडिया में बैठी हुई होगी, उतना ज़्यादा बाकी देश जो हैं भारत से सारे का सारा लाभ ले सकते हैं। और कमज़ोर भारत जो है अक्सर प्रॉब्लम में रहता है। ये याद रखिएगा, कमज़ोर भारत, भारत तो प्रॉब्लम में रहेगा, लेकिन कमज़ोर भारत की वजह से दुनिया खुश रहेगी। इसलिए इन दुनिया के देशों का अलग अलग तरीके से बैंकों की स्ट्राइक, रेलवे की स्ट्राइक यही होती है, जानबूझकर बढ़ाई जाती है। किसानों का स्ट्राइक जानबूझकर बढ़ाया गया, यस। और हर तरीके से भारत सरकार एक मामले को इस तरीके से ले जाएं कि जी वापस लो, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। और वह वापस लेने वाली सिचुएशन होती नहीं है, क्योंकि सरकार को भी फिर अपना एक स्टैंड लेना होता है कि उनकी पोजीशन क्या, अगर ज़्यादा ही यू टर्न ले लेते हैं तो ऐसे मामलों में आप देखेंगे कि भारत की सरकार के पास बहुत ज़्यादा से ऑप्शन नहीं होते। और भारत में जब जब सरकारें ताकतवर होती हैं, इस तरीके के प्रोटेस्ट जो हैं वो लगातार बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और इस तरीके के प्रोटेस्ट जो हैं भारत की तरक्की के लिए, और ये मतलब भारत की तरक्की के लिए खतरा है। और ये जो खतरा है, ये विदेशी शक्तियों ने भी इसके अंदर अपनी रोटियां सेक रखी होती हैं या फिर इसके अंदर फंडिंग कर रखी होती है। ये सबसे बड़ा मैटर है। एनजीओ का मामला आप देख सकते हैं, एनजीओ को करोड़ों अरबों रुपए की फंडिंग आती है, सिर्फ किस लिए कि या तो आप कन्वर्जन करवाओ या प्रोटेस्ट करवाओ। और ये प्रोटेस्ट जो हैं, अगर आप स्टरलाइट कॉपर को अगर आप देखेंगे या पॉस्को मामले को देखेंगे, तो सब जगह के ऊपर अगर आप देखेंगे तो मामला यही है। बड़ी बड़ी कंपनियां डूब रही होती हैं, भारत में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट वापस चले जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां डूब रही होती हैं और भारत में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट जो हैं वो वापस चले जाते हैं, कहीं भारत तरक्की ना कर जाए। और ये अकेला कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और यही कारण है दोस्तों, एक चीज़ मेरा हमेशा कहना होता है कि जब भी आप किसी, अब जैसे ये एक माहौल है, इसमें भारत को कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। बाहर फ्रंट्स पे हम बिल्कुल ठीक बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अब जितने मर्जी प्रोटेस्ट करो, रोज प्रोटेस्ट करो, सुबह से लेकर शाम तक करो। प्रॉब्लम क्या है, वहाँ चाइना के साथ शांति हो गई, इधर से प्रोटेस्ट भी बंद हो गए। वहाँ चाइना के साथ शांति हुई, इधर से स्टूडेंट मूवमेंट भी बंद है। वहाँ चाइना के साथ शांति है, अब कोई हड़ताल वड़ताल कोई बड़ी भी नहीं हो रही है। तो शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि असलियत में बहुत से टूल्स हैं विदेशी शक्तियों के पास, जो किसी भी देश की इंटरनल पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा डिसाइड कर रहे होते हैं। और भारत के अंदर तो कुछ खास ज़्यादा ही। तो आज का ये टॉपिक था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि भारत एक सुपर पावर बन सकता है या नहीं, बनेगा,
ज़रूर बनेगा, लेकिन बाहर की जो शक्तियां हैं वो किस तरीके से भारत को घेर के खड़ी रहती हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करे रखती हैं, आज मैंने उसके ऊपर छोटा सा डिस्कशन किया था कि इंटरनल पॉलिटिक्स को किस तरीके से डिसाइड करती हैं। ये सरकार स्ट्रांग है, उसके पीछे रीज़न ये है कि खासकर कश्मीर जैसे मुद्दे पर, फॉरेन पॉलिसी की कश्मीर जैसे मुद्दे पर, या फिर उरी और बालाकोट जैसे मुद्दे पर जिस तरीके से घुस के अंदर आपने एक ऐसी स्ट्रेंथ बताई कि सामने वाले से अब हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी नहीं करेंगे, उसको उसकी भाषा में जवाब देंगे। चाइना के साथ जिस तरीके से लद्दाख के अंदर मिरर डिप्लॉयमेंट दिखाकर या डोकला के अंदर डिस्कशन करके या मामले को सुलझाकर आप बहुत अच्छे तरीके से एक सिग्नल दे चुके हैं कि ये नया भारत है और ये नया भारत दुनिया को पसंद नहीं आएगा। मजबूत भारत दुनिया को पसंद नहीं आएगा। धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.